नमस्कार दोस्तों। प्रमुख विद्रोहों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम इसके अंतर्गत जनजातीय विद्रोहों को देखने जा रहे हैं। सरल से टॉपिक है, सारा कुछ फैक्ट है, लेकिन बस अंतर यही होता है कि जब हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो हमारा ये तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। विद्रोहों के नाम लिखेंगे, प्रमुख नेता इसके कौन हैं, उन नेताओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनको अगवाकार भी कहा जा सकता है, प्रमुख व्यक्ति भी कहा जा सकता है, किसने शुरू किया यह भी कहा जा सकता है, सन इंपॉर्टेंट होगा इसका, और साथ में विद्रोह कहां हुआ वो क्षेत्र इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही एक विद्रोह है खोंड विद्रोह, और खोंड के साथ में ही हम पढ़ते हैं सवार विद्रोह को। खोंड और सवार विद्रोह। खोंड विद्रोह जब समाप्त होगा तो उसके बाद में चक्र बिसोई के नेतृत्व में चलेगा, और जब चक्र बिसोई लापता हो जाएंगे अचानक, तो उसके बाद में एक होंगे राधा कृष्ण, उनके नेतृत्व में सवार आंदोलन स्टार्ट होगा। खोंड एक जनजाति थी, और खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में, उड़ीसा से लेकर आप चले जाएंगे बंगाल और मध्य भारत, वहां फैले हुए आपको मिलते हैं। यानी कि जो खोंड हैं ये आपको उड़ीसा में मिल जाएंगे, और मिडल इंडिया जो है, मिडल इंडिया में मिल जाएंगे। ये पूरा एरिया था, जनजाति थी, तो यहाँ पर मिलते थे। और आगे आप बढ़ेंगे तो बंगाल तक मिल जाएंगे, बंगाल तक इनका एरिया पाया जाता था, बंगाल तक, है ना। और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह का कारण मुख्य रूप से था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कहीं पे कर व्यवस्था, तो कहीं पे इनके जो अपनी प्रथाएं थी, अपनी संस्कृति, उस पर जब प्रहार होगा तो विद्रोह होगा। तो सरकार द्वारा नए कर लगाए गए, और नए करों को लगाने का भय और उन क्षेत्रों में जमींदार और जो साहूकार थे उनका प्रवेश, इस विद्रोह का प्रमुख कारण होना। ठीक है। वहां एक प्रथा, मौर्य प्रथा चल रही थी, तो एक तो टैक्स इसका कारण बना, और दूसरा एक प्रथा थी मौर्य, तो मौर्य प्रथा भी इसका कारण बनी। नया कर, ये न्यू टैक्स था, और न्यू टैक्स के कारण यहाँ पे जमींदारों का भी प्रवेश हुआ, और मौर्य प्रथा खोंड के विद्रोह का कारण थी। मौर्य प्रथा कभी कभी पूछी जाती है कि है क्या, तो ये नर बलि प्रथा थी। ये लोग क्या करते थे, नर बलि देते थे, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, अपने आराध्य को खुश करने के लिए नर बलि देते थे। वैसी ये प्रथा थी, खोंडों में प्रचलित ये प्रथा थी। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो सरकार ने जब प्रतिबंध लगाया तो ये उनके खिलाफ खड़े हो गए। संस्कृति बहुत बड़ी चीज होती है, संस्कृति इतनी बड़ी चीज होती है, कल्चर, रहन सहन, ये सब चीजें बहुत बड़ी होती हैं। आप कुछ भी बन जाओगे, आपका ये प्रभाव नहीं जाएगा, कुछ भी आप बन जाओगे, है ना। कई बार ऐसे शादियां होती हैं, आप देखिए शादियां आजकल जो हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं। कई बार, कई शादियां, सारी शादियां नहीं, इसके डर से ऐसा ना हो कि आप शादी ना करें, तो कई शादियां सफल नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण क्या होता है, जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं बहुत बार, है ना। तो कल्चर पर जब प्रहार होता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। शादियों की जहां तक बात है, यहाँ का ये मुद्दा नहीं है, यहाँ टॉपिक नहीं है, आ गया है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे सामान्य फैमिली होती है, कोई लड़का है जो गांव से आया है, मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, और वो आईएएस बन गया, और उसकी शादी एक लड़की से होती है जो कि डीआईजी या किसी कमिश्नर की लड़की है, या किसी बहुत बड़े घर की लड़की है, बिजनेसमैन की लड़की है, और लड़का आईएएस बन गया। तो उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत वीक है, बिल्कुल लोअर है, इसको आप मिडिल भी ना कहिए, ये लोअर है। लेकिन ये आईएएस हुआ, तो आईएएस होने के कारण इसका व्यक्तिगत तौर पर जो बैकग्राउंड है वो बढ़ गया, सोसाइटी में इसका नाम हो गया, तो शादी कर दी गई, शादी की गई। और जो ये लड़का हो गया, और जो लड़की है, लड़की ने बचपन से सब कुछ हाई फाई देखा है, और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत हाई फाई है, और ये जिसको कहते हैं हाई क्लास, वास्तविक उसमें पली बड़ी है। यहाँ पर घर के पुराने अंडरवियर, बनियाइन को पोछे का कपड़ा बना लिया जाता है। पुराने घर के कपड़े जो होते हैं उनसे घर के बहुत सारे नए नए काम चला लिए जाते हैं। पर्दे की जगह पे यहाँ पे पुरानी साड़ियाँ टांगी जाती हैं। यहाँ पे जब पोछे का कपड़ा भी खरीदा जाता है तो उसको फर्श के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है कि कहाँ पे किस कलर से
पोछा लगेगा, वैक्यूम क्लीनर बनाया जाता है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ होती हैं। दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाता है और यही लास्ट में एक दूसरे के कल्चर पे ये प्रहार होने लगता है। लड़की कुछ उससे कहती है तो लड़का कहता है हमारे माँ बाप क्या खराब है, ऐसे ऐसे बोल रही हो। और लड़का अगर बोल देता है लड़की से कि तुम तो इतनी हाई सोसाइटी की हो, इतना तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे काम चलता है। दोनों में ये होता है, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, यहाँ नहीं, सोसाइटी की कभी बात करेंगे तो कर लेंगे। और इसी में रिश्ते खराब हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ कल्चर पे प्रहार हो रहा था। मौर्य नरबल प्रथा थी, कितनी भी खराब थी, लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पर प्रहार किया और साथ में नए टैक्सेस लगाए, तो यहाँ पे चक्र बिसोई ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया एक अपना आंदोलन, खोंड विद्रोह। उसका नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। तो चक्र बिसोई का नाम आप ध्यान रखना, चक्र बिसोई आपसे पूछे जाएंगे, और इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1855 तक ये चलाते रहे। 1855 में अचानक चक्र बिसोई का क्या होता है, चक्र बिसोई गायब हो जाते हैं। क्या हुआ इनका पता नहीं। और इसके बाद में ये सवार विद्रोह जो बाद में लिखा हुआ है, ये थे राधा कृष्ण दंडसेना। राधा कृष्ण दंडसेना के नेतृत्व में ये सवार विद्रोह होता है ना। तो ये दोनों इसीलिए, तो आगे ये विद्रोह इसी में मिल जाता है और इनके नेतृत्व में होता है, सवार आंदोलन शुरू हो जाता है। बाद में दंडसेना को भी 1857 की बात है, फांसी दे दी जाती है और यहीं पर यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। 1857 में इनका ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इनका क्षेत्र आपको पता चल गया, कब विद्रोह समाप्त हुआ, कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हो गई। अगला जो विद्रोह हमको देखना है वो है कोल विद्रोह। तो चलिए कोल विद्रोह के बारे में हम बात करते हैं। कोल विद्रोह जो है, इसमें भी वही सारी चीजें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है। कोल विद्रोह का सन भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1831-32 की बात है। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वहां पर कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32, यहां पर कोल विद्रोह, ठीक है। नाम बहुत बार पूछा गया है और इसके आंदोलनकर्ता का नाम है बुद्धो भगत। बुद्धो भगत को याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बार पूछे गए। छोटा नागपुर पठार के आसपास का ये क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार, वहीं पर ये पड़ता है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये पड़ता है। आर्थिक और राजनीतिक कारकों से ये विद्रोह हुआ था और सर्वे प्रमुख कारण यहाँ पर भी वही जमींदारों का प्रवेश, ठेकेदारों की भूमिका जो यहाँ पर बढ़ रही थी, उसी का विरोध इन लोगों ने किया था। यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर रहे थे और छोटा नागपुर पठार का जो एरिया था, वहाँ के जो राजा थे वो स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देके बाहरी लोगों को भूमि देते थे, जिससे कि दिकू बोलते थे उनको, दिकुओं को देते थे। दिकू, और दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग, आदिवासी लोग इनको दिकू कहते थे, जो बाहरी लोग होते थे। अब भूमि पे जब बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो गया तो यहाँ की जनजातियों ने इसका विरोध किया। स्थानीय आदिवासी जो थे उन्होंने विद्रोह किया दिकुओं का, कि इनको क्यों दे रहे हो। और उसका कारण ये था कि दिकू जो थे वो ज़्यादा टैक्स इनको दे सकते थे, वो उच्च लगान दे सकते थे, इस कारण से। तो कबीले के जो सरदार थे वहाँ के, तो अन्य आदिवासी जो और लोग थे उनसे मिलके इन लोगों ने अपनी जो भूमि वंचना हुई थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और विद्रोह कर दिया। तो छोटा नागपुर पठार के आसपास जितनी भी जनजातियां पाई थी वो इससे पाई जाती थी, वो रिलेटेड हो जाएंगी। जैसे इसमें पाई जाते थे, एक जनजाति थी मुंडा, तो मुंडा विद्रोह वो अलग होगा, अभी मैं बताऊंगा। एक थी ओराव, तो मुंडा ओराव ये इसने विद्रोह किया। ऐसे ही एक जनजाति आपसे पूछी जाती है हो, और एक होती है महाली, इसने विद्रोह किया। इन सब ने मिलके, है ना, और जो मैदानी लोग थे इनको कोल कहते थे। इनको सम्मिलित रूप से, इनका सम्मिलित रूप से नाम था कोल। जैसे ये लोग उनको दिकू कहते थे बाहरी लोगों को, ऐसे इनका एक सम्मिलित नाम था कोल। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे विद्रोह शुरू किया, लूटमार किया, तबाही मचाई, और यही स्टार्ट करके इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो इसमें सिंहभूम जिला, पलामू, मानभूम, हजारीबाग, ये पूरे एरियाज थे यहाँ के छोटा नागपुर पठार के, जो कि इससे प्रभावित हो गए, वहाँ पर इन्होंने तबाह किया। तो बुद्धो भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। बुद्धो भगत फिर मार दिए जाते हैं। 1831 की बात है, 1831 में ही ये स्टार्ट होता है और बुद्धो भगत 1831 में ही
मार दिए जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और बुद्धो भगत की जब डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद में गंगा नारायण जो है इसका नेतृत्व शुरू करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि इससे रिलेटेड कौन कौन थे, तो एक तो बुद्धो भगत हो जाएंगे, और इनकी जब डेथ होगी तो ये दूसरे आ जाएंगे गंगा नारायण। अंग्रेजी हिंदी सब मिक्स करके नोट्स बनाए जिससे अलग से सब दिखे आपको। तो गंगा नारायण क्या है, यहाँ पर आते हैं और गंगा नारायण इसका नेतृत्व करने लगते हैं। फिर ये विद्रोह जो है थोड़ा सा ठप हो जाता है, क्योंकि नेतृत्व जब बदलता है तो उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन गंगा नारायण के संभालने के बाद में धीरे धीरे रुक रुक कर ये विद्रोह आगे तक भी चलता रहा। मुख्य रूप से 31-32 में ही ये सारा चीज़ हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कब तक चला, तो ये 1948 तक ये विद्रोह चलता रहा। 1948 तक ये विद्रोह चलता रहा और उसके बाद में ये विद्रोह कुचल दिया गया। तो इसके बारे में इतनी जानकारी मोर देन इनफ है, आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोल भी हमने देख लिया। अब एक विद्रोह हमको देखना है, वो है संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। और ये बहुत बार पूछा गया है, तो संथाल विद्रोह को भी हम देखते हैं। संथाल विद्रोह को एक और नाम से जानते हैं, क्या वो नाम आपको पता है? संथाल विद्रोह को किस और नाम से जानते हैं? तो जो संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह 1855-56 की बात है, और इसी को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता था? संथाल या हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह, और 1855-56 की ये बात है, इसको इस नाम से जानते हैं। अब ये जो संथाल विद्रोह है, इस विद्रोह के जो मुख्य नेता हैं वो सिद्धो और कान्हू थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। ये जो नाम इसका संथाल विद्रोह पड़ा, संथाल परगना आपने सुना होगा। तो संथाल परगना ये क्षेत्र था, ये जिला है, ये स्थान है, आप समझ लीजिए उस समय। तो संथाल परगना जो है वहीं उसी क्षेत्र में हुआ था। तो संथाल परगना क्षेत्र में होने के कारण इस विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। सिद्धो और कान्हू का नाम याद रखना आप। सिद्धो और कान्हू ये दोनों इससे रिलेटेड थे, सिद्धो और कान्हू। ठीक है, तो सिद्धो और कान्हू इसके प्रमुख नेता। संथाल परगना, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये एरिया, वहां पर ये विद्रोह हुआ। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों में फैले हुए लोग थे। संथाल परगना, ये एक तो ये स्थान हो गया। दूसरा, ये जो संथाल है ये जनजाति है, ये एसटी है। और वहां पर आप देखेंगे तो बहुत एरिया जैसे बीरभूम है, बांकुड़ा है, छोटानागपुर है, पलामू है, वहां पर आपको ये वहां के क्षेत्र में ये एसटी के तौर पर ये फैले हुए आपको मिल जाते हैं उस समय। अभी भी ये मिलेंगे आपको। तो संथाल विद्रोह क्यों हुआ, अगर ये आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर भी अंग्रेजी उपनिवेशवाद के चलते वहां पर महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली की गई। और जब ब्याज बढ़ा दिया गया, महाजनों का यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ, तो महाजनों के हस्तक्षेप से जब इंटरेस्ट बढ़ा वहाँ पर, तो जब ऐसा होता है तो शिकायत भी होती है। और ऐसा होने से यहाँ पे पुलिस का अत्याचार भी बढ़ने लगा, अंग्रेजों के द्वारा यह अत्याचार किया जाने लगा। और इस कारण से जब ब्याज बढ़ा, अत्याचार हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें गरीबी आ जाएगी, गरीबी भुखमरी यहाँ पर फैलने लगी, है ना। और अंग्रेजी अदालत से ये लोग चाहे कि इनको न्याय मिल जाता, तो ये बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन काम था। आवाज़ उठी, चिंगारी फूटी, और धीरे धीरे ये पूरा जो एरिया था राजमहल का, भागलपुर का, वहाँ पे ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूरा एरिया इसने कवर किया। वहाँ पे कंपनी का शासन चल ही रहा था। तो वहाँ पर इन्होंने जब विरोध किया, तो भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी को अपने अस्तित्व पर संकट नजर आने लगा। वहाँ उनका शासन समाप्त प्राय होने लगा। ठीक है, बाहरी जनजातियों ने भी इसका समर्थन किया, जो आसपास के लोग थे, क्योंकि उनको पता था कि आज इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इन लोगों ने क्या किया, भयंकर तौर पे लूटमार की। डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सब को लूटा। जो भी उस समय डाकघर थे, ये डाकघर पूर्णतया अंग्रेजों के उपयोग में आते थे। जो पुलिस स्टेशन थे, तो पुलिस स्टेशन को भी इन लोगों ने पूरा तबाह किया। जो भी सरकारी महकमे, जो भी दफ्तर थे, उनको इन्होंने बड़े पैमाने पर क्या किया, नष्ट कर दिया। रेलवे स्टेशन थे, उनको नष्ट किया।
ये चल ही रहा था, एक ही साल में इसने तूल पकड़ा। और इसी बीच में 1855 की ही बात है, सिद्धो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1855 में ही सिद्धो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब इनकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तार इनको कर लिया गया, तो ये अगवाकार थे, और अगवाकार जब गिरफ्तार हो जाएगा तो समस्या हो जाती है ना। और सिद्धू को पहले 1855 में, और थोड़े दिन बाद 7-8 महीने बाद ये अगस्त में गिरफ्तार किए गए थे, ये अगस्त में गिरफ्तार किए गए थे। और उसके बाद में फरवरी 1856 आते आते ये भी असफल रहे छिपने में, और कान्हू को भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कान्हू भी गिरफ्तार हो गए। अब ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए, नेतृत्व तो यहाँ संकट में आ गया, है ना। और बड़ी मात्रा में सैनिक कार्रवाइयाँ की गई। सैनिक कार्रवाइयाँ जब हुई, उस समय वहाँ पर एक कमिश्नर हुआ करता था, कमिश्नर ग्राउंड बोलते थे उसको, और मेजर जनरल था लॉयड। इन दोनों नालायकों का नाम याद रखिएगा, एक ग्राउंड था और लॉयड था। तो लॉयड और ग्राउंड, ये कमिश्नर इस समय हुआ करता था, ये कमिश्नर था, और ये मेजर जनरल था, ये मेजर जनरल था। इन दोनों का रिलेशन इससे है, संथाल या हूल विद्रोह से। इस कारण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन करने में इन्हीं दोनों का हाथ था, है ना। तो संथाल विद्रोह उस समय शांत हो गया, और संथाल परगना जिला की स्थापना फिर उसी समय हुई। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिला उस समय, पहले ये नहीं था, बाद में ये संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना। इसके बाद जब दमन हो गया, तब ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इसको दिया गया, और इसकी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर स्थापना कर दी गई। 1856 की बात है, ठीक है। और 1856 में जब इसकी स्थापना हो गई, तो यहाँ पे एक व्यवस्था बनाएगी कि अब इस तरीके के विद्रोह ना हो। तो एस्ली एडन था यहाँ पे, इस डिस्ट्रिक्ट का जिलाधीश उसको बनाया गया था। एडन को, एस्ली एडन इसका नाम था, एस्ली एडन को यहाँ का जिलाधीश नियुक्त किया गया। पहला जिलाधीश यही बना था, ठीक है। और अंग्रेज सरकार ने फिर वहाँ का भूमि का जो स्वामित्व था वो जनजातियों के लिए कुछ निर्धारित कर दिया। लेकिन संरक्षण के लिए भूमि कानून, है ना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एक लेके आए। यानी कि वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अधिनियम इन्होंने बनाया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं उसको, वो बनाया। और संथाल और गैर संथाल की भूमि का उसमें अंतर किया गया, और उसमें यह कहा गया कि किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा। कोई संथाल जो है वो किसी गैर संथाल की भूमि का अंतरण नहीं कर सकता है। अब उन्होंने इसमें ये दांव चला कि गैर संथाल के नाम अगर भूमि हम कर देंगे तो ये लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसका एक आधिकारिक समाधान भी इन लोगों ने, अंग्रेज बड़े होशियार थे, ये निकाल लिया। और साथ में यहाँ की इनका जो विद्रोह हो रहा था, इनकी विद्रोह की पूरी इन्होंने क्या कर दिया, बैंड बजा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक विद्रोह आपको सुनने में मिला होगा, सुनने में आपके बहुत बार आया होगा, एक विद्रोह है मुंडा विद्रोह। बस दिमाग में बिठाते चले जाइए, मुंडा से तुरंत याद आया होगा बिरसा मुंडा। और वर्तमान में बिरसा मुंडा जो है एक हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है इनके नाम। तो कहाँ पर यह स्थान पाया जाता है, कहाँ का यह हवाई अड्डा होगा, जरा बताइए। वर्तमान में ये कहाँ मिलेगा? झारखंड का नाम आपने सुना है ना। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ये जो विद्रोह हुआ था, तो वर्तमान ये झारखंड में आता है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह को हम देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडवा विद्रोह का सन भी आपसे पूछा जाता है, 1899 और 1900, ये इसका सन है। उस समय ये हुआ, उस समय इसका समय था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। और स्थान इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है कि ये झारखंड में वर्तमान में पड़ता है। इसके जो कर्ता धर्ता थे ये बिरसा मुंडा थे, और ये जो पड़ता है, स्थान जो पड़ता है, ये झारखंड में वर्तमान में ये पड़ता है। ये स्थान जो था उस छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र था, है ना। और उस समय के जितने भी बड़े विद्रोह, चर्चित विद्रोह हुए थे, उनमें मुंडा विद्रोह बहुत प्रमुख था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे वहाँ मौर्य की बात हमने की थी, नरबल प्रथा की, ऐसे ही यहाँ पर एक खूंट कट्टी प्रथा हुआ करती थी। अब खूंट कट्टी क्या था, पहले इसको समझ लीजिए। खूंट कट्टी, खूंट कट्टी ये होता था, सामूहिक रूप से ये कृषि प्रणाली थी, सामूहिक कृषि प्रणाली थी, है ना। एक ऐसा सिस्टम था, सामूहिक कृषि यहाँ पर की जाती थी। यानी कि सामूहिक रूप से जमीन को एकत्र किया गया, किसकी भी खेती है
उनको एक करके, और फिर सब लोग उसमें मिलके काम करते थे और जो उत्पादन होता था उसको बांट दिया जाता था। जब जमींदारी व्यवस्था वहां पर लागू हुई, आपको पता है जब सामूहिक तौर पर होगा तो उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, और हर जगह पे जो अंग्रेज हैं वो उत्पादन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली व्यवस्था में इसको परिवर्तित किया कि हर व्यक्ति का अलग अलग होगा खेत, तो अलग अलग वो लोग टैक्स देंगे। तो ये खूंट कट्टी को इन्होंने बदलकर व्यक्तिगत व्यवस्था स्टार्ट की, व्यक्तिगत आवंटन कर दिया। और जब व्यक्तिगत आवंटन हुआ तो इन लोगों ने यहाँ पर विरोध, जो जनजातियां थी उन्होंने, मुंडा जनजाति वहां थी तो मुंडाओं ने उसका विरोध शुरू कर दिया, है ना। तो पहले जो ये विरोध चालू हुआ ये वास्तव में प्रशासन का सीधे ये विरोध था, अंग्रेजों का विरोध था। लेकिन बाद में समर्थन जुटाने के लिए ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का इसको रूप दिया गया, धर्म से इसको जोड़ा गया, है ना। बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा ने विद्रोह को महान हलचल के रूप में इसको क्या किया, शुरू किया। इन्होंने कहा महान हलचल, और महान हलचल कहने का केवल मतलब ये था, महान हलचल के लिए एक शब्द यूज किया जाता है उलगुलान, उलगुलान। तो उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है, उलगुलान एक शब्द यूज किया जाता है। तो उलगुलान यानी महान हलचल। वो अपने को एक अवतार मानने लगे, वो शक्तिशाली माना जाने लगा, अपने को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, है ना। और उन्होंने कहा कि जनजातियां जो हैं उसमें ऊपर से हमको आज्ञा मिली है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, ये हमारे यहाँ ही क्षेत्र है। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, 1899 की बात है, एक बार पूछा गया है प्रश्न। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित किया और कहा कि जो ठेकेदार हैं, जो जमींदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो राजा हैं, वो यहाँ पर ना आए, वो यहाँ पर दिखाई ना दे, किसी भी रूप में उनका ये यहाँ रहना सही नहीं है ना। तो जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश भी अब इसको बर्दाश्त तो कर नहीं सकते थे, तो ब्रिटिशों ने कहा कि ठीक है आओ दो हाथ हो जाए। तो मुंडा जनजाति और जो ब्रिटिश थे और ब्रिटिश जो समर्थक थे, उन लोगों के बीच में भयंकर युद्ध चालू हो गया, एक युद्ध की स्थिति उनके बीच में आ गई। और ये जो स्थिति थी ये बड़ी दयनीय स्थिति थी। अब जो ये लोग हैं इनके पास कोई आधुनिक अस्त्र शस्त्र उस समय तो था नहीं, लेकिन जो अंग्रेज सेना थी, अंग्रेज सेना हर स्थिति में उस समय सक्षम हो चुकी थी। तो भयंकर युद्ध हुआ, और ये इस मामले में भी था कि यहाँ पर केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट नहीं किए, जो महिलाएं थीं, वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय महिलाओं का निकलकर किसी भी विद्रोह में भाग लेना बड़ी घटना थी। बाद में 1900 की बात है, 1899 में शुरू हुआ था। 1900 में जो बिरसा थे, बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनकी जैसे गिरफ्तारी हुई, बिरसा मुंडा जेल भी है, तो गिरफ्तारी करके इनको रांची जेल में डाल दिया गया, इसका नाम बिरसा मुंडा जेल रख दिया गया है। तो बाद में वहीं पे थोड़े ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जो ये विद्रोह हुआ उससे काफ़ी कुछ रियायत आदिवासियों को मिली। जो खूंट कट्टी प्रथा थी ये उनको वापस मिल गई, ये अधिकार उनको मिल गया, है ना। और जो जबरन बेरोजगारी वहाँ पर बेरोजगारी नहीं, बेगारी जो कराई जा रही थी, बेगारी का मतलब यह है कि कोई उसके बदले आपको पैसा ना दे, जबरन काम कराए, उसको बैठ बेगारी कहा जाता था, बैठ बेगारी। तो बैठ बेगारी जो थी ये यहाँ पर समाप्त कर दी गई। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको लोग ले आते थे, जमींदार ले आते थे, राजा के यहाँ तो भाई रहते ही थे, जो भी मतलब थोड़ा सा सशक्त हुआ वो ले आता था और इनसे जबरन मंजूरी कराता था, काम करवाता था। तो इस चीज से इनको क्या हुआ, धीरे धीरे फुर्सत मिल गई। ठीक है, तो धीरे धीरे फुर्सत क्या, उस समय एक त्वरित लाभ इसका तो मिला ही उनको, बात समझ में आ रही है, त्वरित लाभ इनको मिला। तो ये हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा इसी में नहीं रहे। अगला विद्रोह, चलिए अब कौन सा देखना है, चुआर विद्रोह देख लेते हैं। चुआर विद्रोह क्या है, चुआरों का ये विद्रोह है। चुआर क्या है, बात ये कुछ है 19 नहीं, ये तो पुराना विद्रोह है, 1900 के आसपास का नहीं है, ये 1768 की बात है। इनका सन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे तो क्वेश्चंस में जब आपका टेस्ट होगा तो क्वेश्चंस में तो ये रहेगा, तो लेकिन यहाँ पर आपको तो याद करना होगा ना,
चुआर विद्रोह जो है इसका समय है 1700 के 1768 की बात है, 1768 है ना। ये भी था वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे ही। भू राजस्व बढ़ा, यहाँ पे अकाल हुआ, खाने के संकट आ गए, तो बंगाल में चुआर लोग रहा करते थे, है ना। तो आदिम जाति थी, और इन्होंने जब देखा कि ये बिल्कुल मरने की स्थिति आ गई है, तो बंगाल में ये चुआर होते थे। चुआर आदिम जाति थी, ये एसटी थे ये। और चुआर जो थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हथियार उठाया, जो भी इनके पास हथियार थे तो उन्होंने हथियार उठाया। अब इसमें जब हथियार उठाया तो कुछ उनके नेता थे, नेतृत्वकर्ता तो रहेंगे ही, उनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक थे कैलापाल, क्या नाम था इनका? कैलापाल। ऐसे ही एक नाम ढोलका है, तो कैलापाल, और एक है ढोलका, कैलापाल ढोलका, इन दो लोगों ने मिलके, और एक इसी में मतलब ये पूरा क्षेत्र है, कैलापाल, ढोलका और बारहभूम, ये यहाँ के राजा, सॉरी ये स्टेट थे बारहभूम। तो बारहभूम, कैलापाल और यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ये इसको नाम मैंने ऐसे याद रखा है, इसमें राजा आप जोड़िए, किंग। यहाँ के जो शासन संभाल रहे थे, शासन सत्ता, ये क्षेत्र थे, तो यहाँ के राजाओं ने मिलकर क्या किया? इनका नेतृत्व किया। नॉर्मली राजा लोग अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे, लेकिन कैलापाल, ढोलका और बारहभूम, ये तीन नाम हैं वहाँ के स्टेट के, उनको ध्यान रखना। तो कैलापाल, ढोलका और बारहभूम के राजाओं ने क्या किया? इनका साथ दिया, ठीक है। अंग्रेज भी इधर अपना प्रसारवादी नीति अपना रहे थे, तो धीरे धीरे इन्होंने पूरा ये इनका जो एरिया था उस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने अपना कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे जैसे मेदिनीपुर जिला है, महाल है, इन सब पर कब्जा हो गया, ठीक है। और कई जगह के जो राज थे, स्टेट थे, उनको उजाड़ दिया गया, सब जगह इन्होंने कब्जा करने की सोची। इधर चुआरों के साथ ये लोग संगठित हुए, और इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, या इन्होंने जो कंपनी वहां पर स्थापित की थी, ये नाम याद रखेगा, ये इन लोगों के, इन क्षेत्र के जो राजा थे, उन राजा लोगों का, क्योंकि खुद का भी अहित हो रहा था, तो इन्होंने चुआरों का साथ दिया, और इन दोनों ने मिलके, यानी जो चुआर थे और जो राजा थे, उन लोगों ने मिलके संगठित होकर बगावत किया। और बगावत का बिगुल जैसे बजता है, तो अब यहाँ पर अंग्रेजों के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है ना। और फिर और लोग भी इसमें साथ देते हैं, ढोलका, कैलापाल, बारहभूम के तो ये राजा थे ही। तो जगन्नाथ, उस समय एक जगन्नाथ राजा हुआ करते थे, जगन्नाथ हुआ करते थे दलभूम के शासक, जगन्नाथ दल उनका नाम था। तो जगन्नाथ दल का क्या किया था अंग्रेजों ने? पूरा उनका जो क्षेत्र था, उनका जो स्टेट था, उनका जो राज था, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरा उजाड़ दिया था। तो ये लोग मिले चुआरों के साथ जाके, किसके साथ मिल गए? जगन्नाथ दल के साथ मिल गए, और जगन्नाथ दल के साथ मिलके इन्होंने बिगुल फूंका। तो ये नाम है जो इंपॉर्टेंट है, ये दलभूम के राजा थे, दलभूम के राजा थे जगन्नाथ दल। तो जब संगठित हो गए ये, तो अब जब संगठित हुए तो अंग्रेजों को भी थोड़ा बहुत चिंता तो होगी ही, तो कंपनी को फिर राजस्व न देने की इन लोगों ने घोषणा कर दी कि हम लोग राजस्व नहीं देंगे आपको, है ना। और लगभग 3 दशकों तक ये लोग, चुआर जो लोग हैं, इन्होंने राजस्व नहीं दिया, अंग्रेजों को परेशान करते रहे। और बाद में धीरे धीरे विद्रोह शांत पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक तो नहीं चलने वाला था, तो विद्रोह ये फिर शांत हो गया। ठीक है, तो ये था चुआर विद्रोह। चुआर के बाद में अब अगला हमको डिस्कस करना है कौन सा विद्रोह है। चुआर समझ में आ गया ना, ये क्षेत्र थे कैलापाल, ढोलका, बारहभूम, ऐसे चाहे नाम की तरह याद कीजिए, इसमें राजा लगा लीजिए, यहाँ के राजाओं ने इसमें साथ दिया था। अब चलिए हम देख लेते हैं खासी विद्रोह को। खासी, ये जब आपको कफिंग होती है वो वाली खांसी नहीं है, खासी, गारो खासी जयंतिया का नाम आपने सुन रखा है ना। भूगोल अब जब भारत का आप पढ़ेंगे, मैप पे पूरा उसको मैं कराऊंगा,
तो आपको समझ में वो आएगा, काफ़ी कुछ एरियाज इसके क्लियर होंगे आपके। तो जो खासी विद्रोह हुआ, ये आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में, आप जैसे मेघालय जाएंगे तो वहाँ पे गारो है ना, मतलब बंगाल को आप क्रॉस करके आगे जाइए तो खासी जो विद्रोह है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पे खासी लोग पाए जाते थे। गारो खासी मेघालय के आसपास का ये पूरा एरिया था। अंग्रेज ने वहां पर भी हस्तक्षेप किया। 1824 की बात है, अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वहां का, उन एरियाज पे अधिकार कर लिया। और जैसे ही यहां पर अधिकार किया, 2-3 साल यहां पर रहे। खासी विद्रोह 1827 में हुआ था, 1827 से शुरू हुआ था और ये 33 तक चला था, 1827 से 33। तो 1824 में जैसे ही वहां पर ये पहुंचे, असम का एरिया, सिलहट का, तो वहां पर इन्होंने सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई। और जैसे ही ये योजना इन्होंने बनाई, तो अब यहाँ पर क्योंकि जब दूसरे लोगों का हस्तक्षेप होगा तो जो जनजातियां हैं वो क्या करेंगी, विरोध करेंगे ही। तो तीरथ सिंह, कहीं कहीं तीरथ भी मिलेगा और ज़्यादातर तीरथ मिलेगा, तो तीरथ सिंह ने एक समूह बनाया, एक टोली बनाई और इसका विरोध शुरू कर दिया। और तीरथ सिंह जो थे ये खासी प्रमुख थे, खासी प्रमुख थे, खासियों के ये नेता थे। और इन्होंने इसका विद्रोह का क्या किया, विरोध चालू कर दिया, मतलब ये डेवलपमेंट का विरोध चालू कर दिया, विद्रोह कर दिया, है ना। और फिर धीरे धीरे ये 5-6 साल तक अपना विद्रोह करते रहे। अंग्रेजों ने फिर उसको कुचल दिया, दबा दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो ये कहाँ पर हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में रहने वाले ये लोग थे, तो वहाँ पर ये विद्रोह होगा। सन याद रखना, 1827 से 33 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। ऐसे ही एक रामोशी है ना, रामोशी आपको पढ़ना हो तो आप चले आइए यहाँ पे, महाराष्ट्र की तरफ चलिए, पश्चिमी घाट पे या महाराष्ट्र के यहाँ पे रामोशी पाए जाते थे। और रामोशी जो थे महाराष्ट्र में, इनको अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ा अंग्रेजों की नीतियों के कारण। जब ये परेशान हो गए, देखिए जब किसी के पेट पे लात पड़ती है तो उसके पास कुछ खोने को नहीं बचता है। अब वो तो वैसे भी मर रहा है, तो अगर वो मर रहा है तो किसी को मार के मरेगा, किसी को परेशान करके मरेगा। तो किसी को इतना परेशान जब आप करेंगे, चाहे आप हो चाहे अंग्रेजों ने किया कोई भी, तो वो हद तक जब अपने जाएगा तो समस्या हो ही जाएगी। तो वहाँ की जो आदिम जनजाति रामोसी थी, उसके साथ भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। और ऐसा जब उन्होंने किया तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो चित्तर सिंह थे। चित्तर सिंह एक नाम आता है, चित्तर सिंह, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। और एक नरसिंह थे, है ना, दोनों के नाम चित्तर सिंह, नरसिंह दत्ता पेतकर इनको बोलते हैं। तो चित्तर सिंह और नरसिंह, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में ये अगवाकार थे। रामोशियों ने सतारा के आसपास महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहां पर विद्रोह शुरू कर दिया, है ना। बहुत बड़ा अकाल, भयानक अकाल वहां पे पड़ा था। ठीक है, तो इस कारण से वहां पे लोग बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि क्षुब्ध थे, बिल्कुल परेशान थे। तो अकाल से प्रभावित जो भी रामोसी लोग थे, उन्होंने फिर वहां पर विद्रोह चालू किया। एक इसमें उमा जी आते हैं, तो उमा जी के नेतृत्व में, उमा जी का नाम भी याद रखिएगा, उमा जी, तो इनके नेतृत्व में, इन सभी अगवाकारों के नेतृत्व में विद्रोह चालू हो गया। और रामोसी अब विद्रोह किसके खिलाफ करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। आगे चल के जो सतारा के राजा थे प्रताप सिंह, उनको पदच्युत कर दिया अंग्रेजों ने, है ना, फिर देश से निष्कासित उनको कर दिया। तो विद्रोह जो था थोड़ा सा शांत पड़ा था। 1800 ये जो विद्रोह चालू हुआ था, तो ये विद्रोह शुरू हुआ था 1822 के आसपास, 1822 के आसपास ये चालू हुआ था, 1822 में। फिर ये शांत पड़ गया एक बार। 1825-26 में फिर रामोजी उमा जी के नेतृत्व में ये फिर से उग्र हुआ और उसके बाद में ये फिर शांत पड़ा। लेकिन उसी बीच में एक घटना घटती है। सतारा के राजा होते हैं उदय सिंह। उदय सिंह को जब पदच्युत किया जाता है, 1839 की बात है, तो 1839, तो इसमें डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1822, 1825
और फिर ये लंबा समय है 1839। 1839 में ये फिर शुरू होता है, 25 से 26 तक ही चलता है। 22 में तो थोड़े समय से 25 से 26, और 39 में जब शुरू होता है तो 1943 तक ये 43 नहीं 41 तक ये चलता रहता है। हाँ 2 साल ही चलेगा, तो 41 तक ये चलता रहता है। कहने का मतलब ये कई बार हुआ है, तो कई डेट्स आपसे पूछी जा सकती है। कई बार डेट्स में कंफ्यूजन होता है ना, कि पिछली बार पूछा गया था ये था, इस बार उत्तर ये है, तो ऐसे ही विद्रोह वहां पर पूछ लिए जाते हैं। और जहां पर कई डेट्स हो उनको जरूर तैयार करिए, और हर एक डेट आप याद रखिए, रटिए उनको। बात समझ में आ रही है? उनको रट लीजिए, जिससे कि अलग अलग डेट में अगर पूछा जाए तो वो हो जाए। तो 1840-41 का जो ये समय है, 1839 में जो ये विद्रोह हो रहा है, तो बहुत मतलब नरसिंह दत्तात्रेय जब विद्रोह इन्होंने किया तो वो जो पूरा दुर्ग था सतारा का, जो राजा प्रताप सिंह था उनको पच्युत किया गया था, तो फिर से उसको ये कब्जा कर लेते हैं, जिसमें अंग्रेजों का कब्जा था, और सतारा का झंडा वहां पे फहरा देते हैं। बाद में अंग्रेज इनको दबा देते हैं, इस विद्रोह को भी समाप्त कर देते हैं। तो ये 3 बार यहाँ पे, ये 3 नाम और 3 बार ये विद्रोह आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम एक रंपा विद्रोह की। रंपम पम बचपन में आपने खेला होगा, बोले होंगे, गुनगुनाए होंगे, गाए होंगे। तो ये रंपा विद्रोह वैसे ही याद कर लीजिए, खेल खेल में पढ़ाई कीजिए। जीवन मरण का प्रश्न बना के पढ़ेंगे ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा समस्या। 1822 से 24 के बीच की ये बात है, ये रंपा विद्रोह हुआ, और इसका एरिया आपसे पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में उस समय एरिया जो गोदावरी नदी के उत्तर का क्षेत्र था, तो वहां पे रंपा था। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के क्षेत्र में यह पड़ता था। और एक बार ये पूछा गया प्रश्न कि किस नदी के क्षेत्र में, तो गोदावरी नदी के क्षेत्र में रंपा ये पड़ता था। वहीं पे आदिवासी विद्रोह ये हुआ, साहूकारों के शोषण के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, जो बेगारी कराई जाती थी, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था, वहाँ पे इनके अधिकारों का हनन किया गया था। तो रंपा क्षेत्र में ये विद्रोह होता है, और अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ये होता है। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। इनका नाम आपको याद रखना है, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। सीताराम राजू जो थे, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे इस तरीके से थे जैसे मतलब गांधी जी की नीतियों पे चलने वाले, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है ना, गांधी जी की नीतियों पे चलने वाले। लेकिन ये जो विद्रोह होता है ये 1922 में करिए, 1800 ले गया 1922। अब गांधी जी से बड़ा प्रभावित थे, उनके आंदोलन से इनको प्रेरणा भी मिली थी। तो इन्होंने कहा कि बस हाँ एक चीज और था, ये जैसे गांधी जी की नीतियों से तो प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी हिंसा को नहीं मानते थे, लेकिन ये हिंसा को फॉलो करते थे। ये कहते थे कि जो आदिवासी हैं, एसटीज हैं, इनका अगर आपको कल्याण करना है तो कल्याण करने के लिए हिंसा जरूरी है। हिंसा इसीलिए ये करते थे, है ना, 1922 से 1924। तो इस कारण से इन्होंने हिंसा किया। गुरिल्ला युद्ध नीति का इन्होंने अनुसरण किया, छापेमारी जो प्रणाली होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग इसमें इन्होंने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग इन्होंने इसमें किया था। तो ये हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा? एक विद्रोह हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, नागा विद्रोह, मणिपुर का जो एरिया है उसको देख लेते हैं, वो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये रामोशी हो गया, रंपा हो गया। रंपा कहाँ हुआ ये आप जान गए, एरिया इसका, कब हुआ, कौन इसके अगवाकार थे, यही सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। नोट्स बना के रखते मत जाइएगा, नोट्स को पढ़िए। प्रिंटेड नोट्स इसीलिए मैं रोक के देता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग लिखने का प्रयास करिए। मेरा उद्देश्य है आपको तैयार कराना। नोट्स मेरे पास बने रखे हैं, इकट्ठा भी मैं दे सकता हूँ। कई मैसेज मेरे पास आए, अगली बार मैं इकट्ठा भी दे दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे जो भी आप कहेंगे मैं उस हिसाब से कर दूंगा। इकट्ठा नोट्स मैं दे दूंगा, भारत के भूगोल का इकट्ठा नोट्स मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़िएगा। लेकिन क्लास का मतलब थोड़ा बहुत है क्या, कॉन्सेप्ट बिठाने में, जबरदस्ती आपका रिवाइज करा जाने में, ये सब बहाने होते हैं पढ़ने के। बाकी इतनी किताबें हैं, आप बड़े हो गए, सब पढ़ सकते हैं,
लेकिन यहां पर खड़े होकर मैं क्यों बता रहा हूं, मैं भी कहता कि ऐसे ऐसे इसको पढ़ लो, चीजें याद हो जाती हैं, इससे चीजें तैयार हो जाती हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है, ये चीजें होती हैं। तो एक हम नागा विद्रोह देखते हैं, नागा विद्रोह, और नागा विद्रोह को मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कह दीजिए मणिपुर विद्रोह, तो कोई दिक्कत नहीं है, मणिपुर का एरिया मणिपुर विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये विद्रोह क्यों हुआ, ये विद्रोह था, वहां के लोगों को लगा कि जो हमारा प्राचीन कल्चर है, एंसेंट कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। रीति रिवाज जो है, हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनको लाने की जरूरत है, एकता स्थापित करने की जरूरत है। तो एकता स्थापित करने के मुद्दे पे और जो रीति रिवाज हैं, उनको सिंपल इसके मुद्दे हैं, रीति रिवाज को पुनः स्थापित करने, पुनर्जीवित करने की, जो प्राचीन धर्म है उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। और वहां पर थे जदोनाकंग, जदोनांग भी मिलता है, रोम दई जदोनांग या जदो राकंग भी मिलता है, रोम दई, रोगमयी है, रोगमयी जदोनांग ऐसे लिखिए, रोगमयी जदोनांग, और कहीं कहीं ये जदोनांग आपको जदोनाकंग भी लिखा मिलेगा, ऐसा भी पेपर में छपा मिल सकता है। तो इनके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है, विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन ये विद्रोह में ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। इस विद्रोह में एक युवती थी गौडिन्ल्यू, गौडिन्ल्यू पे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। गौडिन्ल्यू पर क्यों पूछा गया, ये महज 17 वर्ष की थी जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई, जदोनांग को फांसी दे दी गई। और जैसे ही इनको फांसी दी गई तो विद्रोह का नेतृत्व इनके हाथ में आ गया, गौडिन्ल्यू के हाथ में, है ना। आदिवासी क्षेत्रों में पूरा इन्होंने 1931 की बात है जब इनको फांसी दी गई थी, तो इसी समय नेतृत्व इनके हाथ में आया। तो आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी समय चल रहा था गांधी का, तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से उसको जोड़ा और इन्होंने कहा कि जो भी टैक्सेस ये सरकार लगा रही है, जो भी टैक्सेस आदिवासियों पर लगाए जा रहे हैं, उनका आप लोग विरोध करिए, कानून जो है उनकी अवज्ञा करिए। 17 साल की लेडी इतना बड़ा काम कर रही हैं, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इससे लोगों को जोड़ रही हैं। 1931 की बात है और 1931 में ही जब इन्होंने ये सब काम किया, विरोध किया, ये सब किया, तो अंग्रेज समझ गए कि ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो 1931 नहीं, एक साल ये सब करती रही। 1932 में इनको फिर क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और तब तक ये गिरफ्तार रही हैं जब तक 1947 में हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता। आजादी तक ये गिरफ्तार रही, वहीं पर कैद रही जेल में। तो गौडिन्ल्यू की रिहाई कब हुई है, जब भारत जो है आजाद हो गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, भारत जब आजाद हुआ तो, और उसके पहले आजाद हिंद फौज और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज दोनों का नाम आता है, आजाद हिंद फौज। इनको गौडिन्ल्यू को रानी बुलाती थी, रानी गौडिन्ल्यू, रानी का इन्होंने इनको खिताब दिया था, रानी कहा जाता था इनको, है ना। तो रानी जो है, रानी गौडिन्ल्यू जो है, ये धार्मिक प्रचार प्रसार करने, वहां के लोगों को फिर, क्योंकि ये राजनीतिक रूप भी ले लेगा, गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ने, इस कारण से जानी जाती हैं। और क्योंकि ये मुख्य रूप से जो जदोनांग थे, रोंगमई जदोनांग, उनके धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाती थीं, तो उसी आधार पर इन्होंने होरका पंथ की स्थापना की थी। होरका पंथ बोलते हैं, होरका पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, होरका पंथ।
और इसमें इसका मकसद क्या था हुरका पंथ का, तो ये गौडुल्लू जी ने जदोनांग के जो धार्मिक विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक विचारों के लिए पंथ ये स्थापित किया था, हुरका पंथ। तो ये हमारे रहे जनजातीय विद्रोह, उनको हमने देखा। अब बचे हैं किसान आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में हुए, उससे पहले हुए। तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इनको हम दोनों को देखेंगे। और इनको कंप्लीट करने के बाद में, यानी कि 20वीं शताब्दी के जो पहले हैं और जो 20वीं शताब्दी में हुए, 19वीं शताब्दी के पहले ये सब जो विद्रोह हुए सब तो हमने देख ही लिए हैं। तो इनको हम कवर कर लेंगे अगली क्लास में, फिर ये समाप्त हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।